तो बेटा हम बात करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, जो मैंने आपको समझा दिया था, अपने वीडियो में देखा होगा। और मैंने आपको बता दिया है आर का मतलब रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये तो सबको पता ही है अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो ये क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा आर जी एम डबल सी, ये निमोनिक है, याद कर लीजिएगा। आर का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन, जी का मतलब ग्रोथ, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, सी का मतलब कॉन्शियसनेस और सी का मतलब क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है ये आपको बाद में बताया जाएगा। प्रॉपर्टी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको बताया जाएगा एनसीईआरटी में, अभी नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बस याद रखना है कि ये डिफाइनिंग DEFINING क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको बताया जाए। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, और मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग, किसको बेटा हम लिविंग कहेंगे, किसको नॉन लिविंग कहेंगे, आइए समझते हैं। अब कह रहा पहली प्रॉपर्टी है बेटा ग्रोथ, यहां से पढ़ाऊंगा मैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, ग्रोथ। अब देखिए लिखा है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है, जितने भी लिविंग है सबके अंदर ग्रोथ होता है। आप जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, 2-3 किलो के, लेकिन आप जब बड़ा हो गए तो आप 100 किलो, 60 किलो, 70 किलो की आपकी एज रही, तो ग्रोथ तो भाई हो ही रहा है। प्लांट में भी ग्रोथ होता है, सीड इतनी बड़ी होती है, फिर वो ग्रो करके पूरा प्लांट बन जाती है, तो ग्रोथ तो हो ही रहा है बेटा, है ना। ग्रोथ का मतलब होता है बेटा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज का बढ़ना, ऑर्गन का बढ़ना, टिश्यू का बढ़ना, बॉडी का बढ़ना, उसको ग्रोथ कहते हैं। आ रहा ना। एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, लिखा है कि जब किसी का मास बढ़ रहा हो या नंबर बढ़ रहा हो तो उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ में दो काम हो सकता है, लिखा ना बेटा कि ग्रोथ में दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, या मास बढ़ेगा या तो बेटा नंबर बढ़ेगा। तो किसी किसी में बेटा मास बढ़ता है और किसी किसी में मास और नंबर दोनों एक साथ बढ़ता है। बस वही माई फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर पूछे ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर क्या है तो आप कहेंगे मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, है ना। इसको ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर कहा जाता है। डन। चलिए अब कह रहा है कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे बेटा, उन वो जो ग्रो करते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर भी, जैसे हमने कहा कि हमारे बॉडी में बच्चा छोटा होता है, जब बड़ा होता है तो सेल डिवाइड करेगा तब तो वो ग्रो करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें भी सेल डिवीजन से उसका ग्रोथ होता है, और यूनिसेलुलर उसमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है। तो कह रहा है मल्टी सेलुलर है तो सेल डिवीजन से उसका ग्रोथ होता है। कह रहा प्लांट में जो होता है कि उनका भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, लेकिन उनका कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पेन। इसका मतलब प्लांट में जो उनका ग्रोथ होता है वो पूरे लाइफ स्पेन तक रहता है, जब तक प्लांट जिंदा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लांट में ग्रोथ हमेशा लाइफ स्पेन तक होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। अगर हम बात करेंगे एनिमल का बेटा, तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज में होता है। हमारी जो ग्रोथ होगी बेटा 20 साल तक होगी। सर मोटापा बेटा बढ़ घट सकता है, साइज बढ़ घट सकता है, लेकिन मैं कहूं ग्रोथ, ये जो उंगली है ये इतने से इतनी हो जाए तो भैया वो नहीं हो सकता है। मतलब आपकी बॉडी, मैंने कहा आपकी बॉडी में मास जो होगा ना वो ज्यादा कम हो सकता है। अरे भाई किसी को वेट बढ़ाना हो तो वो बढ़ा लेता है, वेट घटाना हो तो घटा लेता है, लेकिन अगर आप कहे हाइट आपकी बढ़ जाए, आप 4 फीट के थे आप 10 फीट के हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल डिवीजन होता है ये कुछ टिश्यू में भी होता है, जो लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए होता है। इसका मतलब कि हमारे सेल भी बेटा सेल डिवाइड करते हैं, जो लॉस्ट सेल होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। तो सेल डिवीजन उनके अंदर भी होता है, ठीक। अब कह रहा है कि कोई भी जो होता है अगर इजिली ऑब्जर्व करना चाहता है, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है, इन विट्रो का मतलब होता है, अच्छा इसकी ऊपर लाइन में बताया है। यूनिसेलुलर की बात करेंगे बेटा, वो सेल डिवीजन के जरिए ग्रो करते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलरिज्म में सेल डिवीजन होता है तो वो ग्रो करते हैं। मल्टीसेलुलर में भी सेल डिवीजन होता है, प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है। अब कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ देखना, तो आप क्या करिए, इन विट्रो का मतलब होता है बेटा लैब में काम करना, बॉडी से बाहर देखना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आप सीधे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखिए और उसके सेल डिवीजन को देखिए, और आप काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए बेटा हाईलाइट की गई। इसका मतलब पूछेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर आपको ग्रोथ देखना है तो आप कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके देख लेंगे कि उसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं।
ठीक। अब कह रहा है कि कह रहा मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट की बात करेंगे, उनमें बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। मतलब बेटा मतलब ये होता है, इसका लाइन में आपको समझाने की बात करूं तो आइए मैं इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है। इस लाइन को मैं समझा देता हूं, डायग्रामेटिक समझ लेते ना बेटा। चलिए, अगर आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। अब जैसे मैंने कहा बेटा, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, मल्टीसेलुलर है ना वो, अब उसकी बॉडी ग्रोथ करी, तो ग्रोथ करेगी तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करेगी वो, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब उसके बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, उनका ग्रोथ पहले यूनिसेलुलर का पहले समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा ये यूनिसेलुलर अमीबा, ये पेरेंट सेल है। अब इसका ग्रोथ हुआ तो इसकी बॉडी बढ़ेगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस के डिवीजन करने से बेटा ये 2 डॉटर सेल बना लेगा। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ हुआ नहीं, उनका नंबर बढ़ जाएगा, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन बेटा सेम इवेंट होते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में बेटा हमारा ग्रोथ माइटोसिस से होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग इवेंट होता है। बस समझ में आया? हमारे बॉडी में ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं है। आपके बॉडी में अगर ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जैसा फिर बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं। ग्रोथ अलग होता है और रिप्रोडक्शन अलग सेल करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में बेटा ग्रोथ रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब समान होती है, आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको डाउट नहीं लेना। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। ये लाइन बेटा समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि बॉडी का मास बढ़ना ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिखा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ टेक इंक्रीज द बॉडी मास क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर आप मास को लेके चल गए, हमने कहा बेटा सिंपल सी बात है, आटा ले लो हाथ में और आटे को ऐसे गिराओ तो देखेंगे आप धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होने लगेगी। हो रही भाई, धूल ले लो ऐसे गिराओ तो देखेंगे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी। माउंटेन की बात करेंगे, हिमालय पर्वत की बात करेंगे, उस पर आइस जमने लगता है, उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है ना। तो अगर आप मास की बात करेंगे कि एक्युमुलेशन ऑफ मास, इसका मतलब किसी के ऊपर ढेर सारा मटेरियल जम रहा है तो भाई ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब आपको समझना होगा बेटा कि माउंटेन बिल्डर और सैंड माउंट ये ग्रो करते हैं। बुल्डर इसका नाम है बेटा। सर माउंटेन सैंड माउंट ये नॉन लिविंग है बेटा। इसका मतलब सर ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग के दोनों के अंदर पाया जाता है। ये कहा गया है बेटा, अगर किसी के ऊपर किसी का मास बढ़ रहा है तो उसको भी ग्रोथ कहेंगे, चाहे वो नॉन लिविंग ही क्यों ना हो। आइए समझाते बेटा डायग्राम्स। इधर देखिए बेटा, आपके सामने क्या लिखा है, देखिए ये माउंटेन लिखा है, ये बुल्डर लिखा है, ये सैंड माउंट लिखा है। अब आप देखे हैं माउंटेन की हाइट जो होती है बेटा ओवर मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। जो माउंटेन की भी हाइट बढ़ रही है ना बेटा, तो ये भी इसके अंदर भी तो ग्रोथ पाया जा रहा है। माउंटेन के अंदर ग्रोथ पाया जा रहा है ना, तो इसको भी आप कहेंगे सर जब ग्रोथ पाए इसको भी लिविंग बोलिए, हालांकि ये है नॉन लिविंग। ये बुल्डर है बेटा, इसके ऊपर जब मटेरियल ऐसे से इसके ऊपर जमते जाते हैं तो इसका भी बेटा क्या होता है, ग्रोथ होता है। और ये सैंड माउंट है, आप इसके ऊपर ढेर सारा सैंड गिराते जाइए अपने आप इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर ये नॉन लिविंग है फिर भी इसके अंदर ग्रोथ पाया जा रहा है। इसीलिए बेटा ये देखा गया कि जो ग्रोथ होता है ये नॉन लिविंग के अंदर भी देखा जाता है, जिसके नाते बेटा ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया। बात समझ में, मेरी बात नहीं समझ में? मैंने कहा बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, मेरे बॉडी में ग्रोथ इनसाइड होगा। लेकिन नॉन लिविंग में जो होता है ग्रोथ बेटा वो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होता है, उनके ऊपर ढेर सारे मटेरियल जमने लगते हैं तब उनका ग्रोथ होता है। तो अगर किसी के बॉडी के ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से ग्रोथ होता है तो वो बेटा लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है, वो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके अंदर भी ग्रोथ हो रहा है, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। आपसे पूछेगा कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहते हैं, तो आप सीधे बोलेंगे क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर देखा जाता है। कोई पूछे नॉन लिविंग कौन है, जैसे आप कहेंगे माउंटेन है, बुल्डर है, सैंड माउंट है, इन सब के अंदर ग्रोथ देखा जा रहा था। लेकिन अगर पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहां से होता है, इनसाइड होता है बेटा, हमारे अंदर इनसाइड होता है। इसलिए ग्रोथ को बेटा हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं कहते हैं, क्योंकि बेटा लिविंग और ये नॉन लिविंग के अंदर होता है। मेरी बातें समझ में आई बेटा? चलो अब टॉपिक आती है रिप्रोडक्शन। आपको पता है रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म तो कर नहीं सकता, नहीं सर सब लोग करते हैं, ऐसे किसी बात कर रहे हैं? पहली बात बेटा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लाइन आप लिख लीजिएगा।
रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, अब बताइएगा। तो अगर बेटा इसकी बात करूं, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये लाइन पूरी तरह से करेक्ट है, गलत है, करेक्ट नहीं। रिप्रोडक्शन आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, आपकी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मैंने कहा जिस इंसान की शादी ना हो, जो इंसान रिप्रोडक्शन ना करे, तो क्या वो 100 साल की अगर उसकी अवधि है लाइफ स्पेन, क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा भाई। बस समझ में आया? रिप्रोडक्शन आपके लाइफ को, आपके जनरेशन को कंटिन्यू रखता है, इसलिए उसके लिए जरूरी है, लेकिन सर्वाइवल के लिए बेटा जरूरी नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करेंगे तभी आप 100 साल जिंदा रहेंगे। और समझ में आई? चलिए छोड़ते हैं उसके बारे में। अब रिप्रोडक्शन कह रहा है कि बेटा हर एक, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है ना। अब आपको बताएं बेटा, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, है ना, तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें बताया कि उनके जो बच्चे होते हैं उनमें मोर या लेस सिमिलर ऑफ दोज आर पेरेंट, मतलब कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, या तो उनके पूरे वो सिमिलर होंगे या तो उनके थोड़े वो लेस सिमिलर होंगे। अब अगर आप बात करेंगे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें ज्यादातर जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी सी बेटा सिमिलरिटी मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं मिलती। ये लाइन यही बताना चाहती है। अब कह रहा है इनवेरिएबली इम्प्लेक्सिटी बी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहा है जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, तो हमारे माइंड में एक ही, हमेशा ऑलवेज एक ही टर्म आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचते, लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन में तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो आता है, लेकिन हम बात किसी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब बेटा याद रखना है कि जो फंजाई होता है, याद रखना, फंजाई जो होता है ए सेक्सुअल स्पोर से पैदा होता है, फंजाई स्पोर से पैदा होता है। फंजाई बेटा फ्रेगमेंटेशन से भी पैदा होता है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा होता है, लेकिन बेटा वो स्पोर होते हैं। तो आपको याद रखना है, फंजाई जब भी अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो वो ए सेक्सुअल स्पोर से पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। अब कर अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे ईस्ट और हाइड्रा की बात करेंगे, ये बडिंग से पैदा होते हैं। कौन कौन? ईस्ट की बात करेंगे और हाइड्रा की बात करेंगे, ये बडिंग से। आप, मैं बता दे रहा हूं, जो लाइन हाईलाइट किया हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करके एग्जैक्ट आपको लर्न कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, ईस्ट हाइड्रा बेटा बडिंग से पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप प्लनारिया की बात करेंगे, इसको फ्लैट वार्म कहते हैं, इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है। आपसे पूछेगा ट्रू रीजनरेशन किसके अंदर देखा जाता है, तो आप कहेंगे प्लनारिया के अंदर देखा जाता है। अब बेटा एक लाइन आ रही है येलो वाली, फंजाई की बात करेंगे, फिलामेंटस अलगा की बात करेंगे, प्रोटोनीमा मोसेस की बात करेंगे, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन से पैदा होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से पैदा होते हैं। बेटा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आपको लर्न करना है, क्योंकि ऑप्शन में सीधा एग्जैक्ट लाइन दे दी जाती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। बात समझ में आया? तो हमने कहा कि अगर आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंजाई की बात करेंगे, फिलामेंटस अलगा की बात करेंगे, प्रोटोनीमा मोसेस की बात करेंगे, ये सारे के सारे इजिली फ्रेगमेंटेशन से पैदा हो सकते हैं। आपसे पूछेगा इसमें से कौन है जो फ्रेगमेंटेशन से पैदा होता है, ये आपको याद रखना है। अब कहा अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे अमीबा की बात कर लिया आपने, बैक्टीरिया की बात कर लिया, अलगा की बात कर लिया, ये सारे के सारे इनमें रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है ग्रोथ का। मतलब सर, मतलब बेटा ये लाइन ये कहता है कि जब आप यूनिसेलुलर की बात करेंगे, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है बेटा, एक सेल से बनी, जैसे अमीबा हो गया। यूनिसेलुलर अलगा सर, अलगा तो प्लांट में होता है भाई, क्लोरेला क्लेमिडोमनास, अभी आगे पढ़ाऊंगा बेटा, क्लोरेला क्लेमिडोमनास ये अलगा है, लेकिन बेटा यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया ये भी बेटा यूनिसेलुलर है। तो मैं बात करूंगा बैक्टीरिया का, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर अलगा, अगर बेटा इसको हटा दे और अलगा लिखा जाए तो ये लाइन गलत हो जाएगा, इसलिए उसने आपको समझाया है कि यूनिसेलुलर अलगा की मैं बात कर रहा हूं। और फिर बेटा अमीबा की कह रहा है कि इनमें ग्रोथ हुआ नहीं, तुरंत रिप्रोडक्शन हो जाता है, साइज बढ़ा नहीं, इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बेटा ग्रोथ के साइनोनिम्स होता है, समान होता है। ये लाइन बहुत, जितनी लाइन मैंने टिक की है बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना नीट में, कंफर्म है ये लाइन पूछी जाती है। जब भी किसी का जो पेपर के क्वेश्चंस बनाते हैं, एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाएंगे और जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस बेटा ज्यादा होता है। बात समझ में आई? आइए अब मैं बात करूंगा बेटा
कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं जो रिप्रोडक्शन ही नहीं करते। सर ये कैसी बात हो गई? आप, मैंने तो नहीं कभी सुना, आप कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। सोचिए, लिखा होगा, नाम है बेटा पहला म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये सब ऐसे लोग हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब इनफर्टाइल कपल का मतलब क्या होता है, वर्कर बी क्या होता है, म्यूल क्या होता है, ये सब के बारे में ये जानकारी लेते हैं। इसीलिए बेटा रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। मैंने कहा था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तभी कही जाएगी जब कोई एक्सेप्शन ना हो। अब सबने कहा अगर मैं बोलूं ऑल लिविंग कैन रिप्रोडक्शन, मैं गलत लाइन कह रहा हूं। अगर ये कहा जाता कि सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, म्यूल भी रिप्रोडक्शन करता है, वर्कर भी रिप्रोडक्शन करता है, तो हम कहते भैया रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठोक के बोलते कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन क्या हमने बोला, एनसीईआरटी ने खुद बोला कि हमने ढूंढ के निकाला कि अब तुम बताओ किस, अगर म्यूल के बारे में पढ़ाई नहीं की जाती तो किसी को पता चलता म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है? पढ़ना पड़ा बेटा, उसके बारे में जानना पड़ा कि म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अब म्यूल की शादी करा दी है डंकी से, फीमेल डंकी से, और उसके बच्चे में नहीं पैदा हो रहा है, तो कैसे पैदा होगा भाई? जब म्यूल बच्चा ही नहीं पैदा कर पाता है, म्यूल स्टेराइल है, उसकी औकात ही नहीं है बच्चा पैदा करने को, तुम उससे शादी करा दिए फीमेल डंकी से, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। इसके बारे में रिसर्च किया गया, समझा गया, इसलिए जरूरी था बेटा ये सब करना। बात समझ में आई ना? चलो अब हम चलते इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आइए क्वेश्चन, अभी एक देखिए क्वेश्चन मैंने दिया है ना, ये क्वेश्चन कर लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो गलत है बेटा? यूनिसेलुलर ग्रो बाई सेल डिवीजन सही है बेटा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहां मल्टीसेलुलर लिखा है ना बेटा, सही है, एनसीईआरटी लाइन मैंने बोला। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन सेम इवेंट सही है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ ग्रोथ इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये लाइन गलत है बेटा। कह रहा है कि बॉडी मास का बढ़ना लिविंग की भी क्राइटेरिया है, नॉन लिविंग की भैया लिविंग की नहीं है, सिर्फ नॉन लिविंग की है, इसलिए बेटा इसका इनकरेक्ट। जब भी क्वेश्चन में बेटा इनकरेक्ट दिया जाए तो तुम पहले से सही 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 गलत ऐसे करना, तब पता चलेगा। अब देखिए लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई माउंटेन बोल्डर एंड सैंड माउंट डू ग्रो, क्या है? दे हैव लाइफ, ना भैया लाइफ नहीं होता है। दे इंक्रीज बॉडी मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये भाई लाइन सही है, ये ना ये ना, आंसर बेटा बी लग गया आपका। उससे मैंने क्वेश्चन बना के आपको दिखाया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन दिखाया। अब आइए बात करते हैं, है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़िए। आइए, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है ये समझाते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है बेटा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल की बात करें, स्टेराइल वर्कर बी की बात करें, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात करें, ये सब ऐसे लोग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कब तक भाई? देखिए इनफर्टाइल ह्यूमन कपल लिखा है, हो सकता है ये 2 साल तक हो, उसके बाद हो सकता है इनके बच्चे पैदा हो सकते हो, दवा कराएंगे तो हो सकता हो, लेकिन कह रहा है कि अगर इनफर्टाइल हैं तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है। अब ये देखिए म्यूल है भैया, चेहरा देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए आपका क्या वर्कर भी है, और ये देखिए इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात है बेटा। इनफर्टाइल का मतलब होता है जो बच्चे पैदा ना कर पाए, और बेटा फर्टाइल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे पैदा कर पाए। अगर लिखे सॉइल फर्टाइल है, इसका मतलब उसमें प्लांट का ग्रोथ हो सकता है। अगर लिखे ये ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है, इसका मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्हीं के बारे में अब आप कहेंगे सर म्यूल कैसे बनता है, थोड़ा बता दीजिए सर। बताऊंगा। वर्कर भी क्या होता है सर, इनके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। बाकी ह्यूमन का तो आपको पता ही है, इनको तो आपने देखा ही, ऐसा तो नहीं आपने देखा नहीं होगा, देखा होगा। ऐसे लोग बहुत आपको दिखे होंगे जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, फिर बाद में 1 साल 2 साल के बाद बच्चे पैदा हो गए, राइट। चलिए ये सब छोड़िए, सब इनकी बात नहीं करेंगे हम। आइए आपके सामने ये डायग्राम आपको बताता है
और ये आपकी डायग्राम आपको समझाना चाहता है कि आप जब दो ऐसे जानवर को देखते हैं तो आपको लगता होगा ये सेम है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक म्यूल होता है और एक हिन्नी होता है। ये दोनों ऐसे जानवर हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जो बच्चे पैदा नहीं करते, तो ये बनते कैसे? आइए इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा बेटा म्यूल का, म्यूल कैसे बना है, देखिए पहले याद रखिए, मेल डंकी को बेटा हम लोग जैक कहते हैं और फीमेल डंकी को हम लोग जिन्नी कहते हैं। याद देखिए, मेल डंकी का नाम जैक होता है, फीमेल डंकी का नाम जिन्नी होता है। तो मेल डंकी फीमेल डंकी से क्रॉस करती है कि नहीं करती है मुझे नहीं पता भैया, उन लोग हमको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि म्यूल बनता कैसे। मेरा ये है ना। अगर करेगी तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, अगर नहीं करेगी तो अगर हॉर्स से करती है तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक, तो मैंने कहा मेल डंकी और जब फीमेल हॉर्स से, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से जब मीटिंग होती है बेटा तो म्यूल पैदा होता है। देख रहे हैं कितना मुस्कुरा रहा है ये। और ये जो म्यूल होता है बेटा ये सिर्फ काम के लिए काम आता है, इससे लोग लोडिंग के लिए काम आते हैं, काम करते हैं। ये स्टेराइल होता है, ये बच्चा पैदा नहीं करता, सामान ढोने के काम आता है, मेहनती होता है। ठीक, और हिनी का मतलब क्या होता है बेटा? हिनी का मतलब होता है कि जब मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के बीच में क्रॉस का मतलब नहीं उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए, मीटिंग हो जाए बेटा, तो क्या पैदा होता है? हिन्नी पैदा होता है। अब देखिए म्यूल और हिन्नी को अगर आप देखेंगे तो ये सेम दिख रहे हैं, बहुत अंतर नहीं दिखाई दे, लेकिन जब मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के बीच में क्रॉस होगा तो हिन्नी पैदा होता है। इनको याद कैसे करेंगे बेटा? पहले याद रखना है कि जैक और जिन्नी याद रखिएगा। जैक मेल डंकी का नाम होता है, जिन्नी फीमेल डंकी का नाम होता है। तो जैक और जिन्नी अगर आपस में मिलेंगे तो उनके नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे, लेकिन अगर जैक की शादी हमने किससे करा दिया? मेयर से, फीमेल हॉर्स से। तो पहले ये भी याद कर लीजिए, फीमेल हॉर्स का नाम मेयर होता है, मेल हॉर्स का नाम स्टिलियन होता है। तो आप क्या करेंगे? आप जैक की शादी किससे कराइए? मेयर से, तो क्या पैदा होगा? म्यूल। और स्टिलियन की शादी किससे कराइए? जिन्नी से, तो क्या पैदा होगा? हिन्नी पैदा होगा। और ये जो म्यूल और हिन्नी होते हैं बेटा ये स्टेराइल होते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ काम में आते हैं, ये बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। ठीक, ये हाइब्रिड होते हैं बेटा। इनफर्टाइल का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, लुल्ले रहेंगे। चलिए अब आपको बताना था, आपने कहा था हनी बी के बारे में, हमने लिखा था ना कि हनी बी में वर्कर भी पाया। पहले समझिए कि अगर आप बात करेंगे बेटा, अगर आप बात करेंगे, देखिए जो हनी बी होती है उसमें 3 वैरायटी होती है। एक क्वीन होती है जो सबसे बड़ी साइज की होती है, उसमें वर्कर होता है और उसमें ड्रोन होता है बेटा। पहले समझ लीजिएगा, क्वीन जो होती है बेटा वो एक ही होती है एक छत्ते के अंदर, जो मदर होती है सारे बी का, जो भी करना होगा ये करेगी। तो सर फादर नहीं मिलता है क्या? मिलता है बेटा, फादर मिलता है, लेकिन वो मर जाता है। हर एक हनी बी के छत्ते में बेटा सिर्फ रानी मिलेगी, राजा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है उसके बारे में बताएंगे। अब ये बेटा वर्कर होते हैं, जो वर्कर होते हैं बेटा वो फीमेल होती है, मतलब कि समझिएगा कि जो क्वीन होती है वो इसका काम है सिर्फ अंडे देना और बच्चों को पालना, बच्चों को खिलाना, शहद लाना, मारपीट करना, जब उनको मारने जाते तो आपको दौड़ा के मारना, ये इनका वर्कर भी का काम होता है। और ड्रोन का काम होता है, ये कोनो काम नहीं करता, काम चोर पूरा, ये सिर्फ क्वीन से शादी करने के लिए बैठा रहता है ना, ये कुछ भी करते, इनका सिर्फ रोल होता है क्वीन से शादी करना है। बस सुना ही, इनका मेन काम क्या है? क्वीन से शादी करने का। पूरी कहानी बता देते हैं, फिर आप कहेंगे नहीं सर बताए नहीं आप, लेकिन बेटा मेन काम कौन करता है? वर्कर। और वर्कर इसलिए बेटा स्टेराइल होती है, ये स्टेराइल होता है, ये फर्टाइल है, ये फर्टाइल है, ये दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये जो बेटा ड्रोन होता है ये हनी बी से शादी करता है, क्वीन से। सर शादी कैसे करता है? देखिए जब क्वीन को शादी करनी होती है तो वो पूरे हनी बी को तो बताएगी नहीं, ड्रोन को बताया जाता है। ड्रोन का नंबर बेटा क्या होता है? उनके भी नंबर होते हैं, 100-200 जो भी होते होंगे। तो हर एक ड्रोन क्वीन से शादी करने के लिए तैयार होता है। तो क्वीन जो होती है वो उड़ती है बेटा, और जब उड़ती है तो ड्रोन उसको, क्वीन कहती है कि अगर मैं उड़ूंगी जो मुझे टच करेगा मैं उससे शादी करूँ। तो भाई सब लोग तैयारी कर लेते हैं और डेट आता है ना। अभी भी क्वीन हनी बी के अंदर बेटा राजाओं जैसा जो प्रक्रिया होती है, सेनापति होते हैं, मारधाड़ ये सब उनके अंदर चलता है। कोई उनको नुकसान पहुंचाएगा तो उनके सेनापति होते हैं, और ये लोग कुछ कहते हैं तो डंका बजा के बोलते हैं, सब लोग तैयार होते हैं। तो उसी तरह की एक अंदर कहानी मिलती है। तो जब क्वीन को शादी करने का मन होता है, वो चाहती है कि दूसरा मतलब
मुझे शादी करना है, तो उसका बच्चा जब पैदा होगा बेटा, दूसरी क्वीन पैदा होगी तो उसका अलग छत्ता बनाया जाता है। एक ही छत्ते में दो रानी नहीं होती है। हाँ, जब दूसरी रानी पैदा होगी, है ना, तो वो उसका दूसरा छत्ता बनाया जाता है, उसमें उसका ग्रोथ होता है। तो क्वीन कहती है कि जब मुझे कोई टच करेगा ड्रोन तो मुझसे शादी कर लूंगी। तो क्वीन ऐसे उड़ती है ना, क्वीन ऐसे उड़ती जाती है और ड्रोन उसको पीछा करते हैं। जो ड्रोन उसको टच कर देता है उसी से क्वीन की मीटिंग होती है। और जब क्वीन की मीटिंग होती है तो उस समय ड्रोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्वीन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फंस जाता है और उसको बहुत इंजरी हो जाती है। इंजरी की वजह से ड्रोन की बच्चा डेथ हो जाती है। उसके दोस्त सोचते हैं ठीक हुआ कि हमारी इससे शादी नहीं हुई, वरना हम भी ऊपर चले जाते। बात समझ में आया? तो इसके कारण हनी बी में राजा नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्वीन पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया। तो वर्कर बी के बारे में बेटा आपसे बात करनी थी। वर्कर बी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टेराइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जिसके नाते लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन नहीं। ये बात मैं मुझे आपको बतानी, ठीक है? चलिए, डन। हाँ, अब एनसीईआरटी में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी हमने कर लिया ना। चलिए, रिप्रोडक्शन समझा दिया। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म का। बेटा मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? हमने कहा बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। आपके अंदर रिएक्शन चल रहा है, आपके अंदर सलाइवा का बनना है, सीएल का बनना, पेप्सिन का बनना, ग्लूकोज का चलना है, ग्लाइकोलिसिस चलना है, एटीएस चलना, जो बॉडी में हमारे बेटा चलता है वो सब मेटाबॉलिज्म है। लाइन को मैं समझाता हूँ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा केमिकल से बने होते हैं। वो जो केमिकल होते हैं वो स्मॉल बिग हो सकते हैं, वेरियस क्लास से हो सकते हैं, साइज उनका अलग अलग काम होता है ना। इसलिए बेटा, इसलिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये जो कन्वर्जन का होता है, दे आर केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं साइमल्टेनियसली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। चाहे वो बेटा, आगे चलते हैं एनसीईआरटी में हम अब आगे चलेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर है। एनसीईआरटी देखिए, अब ये क्वेश्चन करना हम लोग को अभी करेंगे, है ना। देखिए, कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। मतलब कि चाहे यूनिसेलुलर हुआ एक सेल का हुआ चाहे मल्टीसेलुलर हुआ, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है। ये याद करने के लायक है। सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, सबके अंदर बेटा मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या बेटा? जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं सबको जोड़ के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ सम लिखा है, कभी कभी बेटा सम लिखेगा, कभी कभी फ्यू लिखेगा, तो ये लाइन गलत है। सम रिएक्शन नहीं, हमारे बॉडी के टोटल रिएक्शन जो होते हैं बेटा उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कह रहा है कि अगर कोई नॉन लिविंग है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, उसकी औकात नहीं है। फिर लिखा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम बेटा बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में चला सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम का मतलब जो रिएक्शन सेल में चलता है उसको हम बाहर चला दें, उसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए लिखा है कि एक ऐसा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी से परफॉर्म किया जाता है बॉडी के बाहर, वो ना ही बेटा लिविंग कहा जाता है ना ही नॉन लिविंग कहा जाता है। लेकिन बेटा जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है विदाउट एक्सेप्शन। मतलब अगर लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा, नॉन लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। लेकिन बेटा ये लाइन जो कह रही है कि एक ऐसा रिएक्शन जो बॉडी के बाहर चलाया जाता है, आइसोलेटेड मतलब बॉडी के बाहर चलाया जा रहा है टेस्ट ट्यूब में, ना ही उसको लिविंग कहते हैं ना ही नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन बेटा वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। मतलब कह रहा है कि हमारे बॉडी का जो लिविंग रिएक्शन होता है वो लिविंग तो है, लेकिन जब आप उसको बाहर चलाते हैं उसको ना ही लिविंग कहा जाता है ना ही नॉन लिविंग कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आइए समझाता हूं। चलो, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए बेटा कि लीवर सेल की अगर हम बात करेंगे तो लीवर सेल में एक एंजाइम पाया, इसको कैटलेज एंजाइम कहा जाता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है बेटा, लीवर में तोड़ता है। तो उसमें लिवर रिएक्शन चल रहा है। अब उसी एंजाइम को बेटा हम क्या करें, टेस्ट ट्यूब में लाके डाल दें उसी एंजाइम को। और जब उस एंजाइम को हम टेस्ट ट्यूब में लाके डालेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, कैटलेज एंजाइम डाल दिया, और क्या होगा बेटा, इसको तोड़ेगा तो H2O निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, बबल बन रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। फिर से लीवर सेल से हमने एक एंजाइम निकाला जिसका नाम था बेटा कैटलेज एंजाइम, और ये कैटलेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का काम करता है।
H2O में और ऑक्सीजन में। अब इसी को लीवर के सेल से हमने इसको निकाला बाहर, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब में इसका मतलब जो रिएक्शन लीवर में चलता था, जो एंजाइम लीवर में मिलता था, उसको हमने बाहर निकाला, टेस्ट ट्यूब में उसी रिएक्शन को चलाने की कोशिश करी। तो अब ये जो रिएक्शन चल रहा है इसको ना ही लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे, क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में ना ही ग्रोथ होगा, क्योंकि अब ये जो रिएक्शन चल रहा है ये लिविंग भी नहीं है। लिविंग इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो रिएक्शन तो चल रहा है ना, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए लिविंग नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में चलाया जा रहा है। और दूसरी बात ये नॉन लिविंग क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग होता तो इसमें लिविंग का प्रोडक्ट क्यों यूज किया गया है। फिर से ये जो रिएक्शन है बेटा बाहर चलाया गया है, इसमें हमने एंजाइम कहां से लिया, लिविंग से। तो अब इसको लिविंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को लिविंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये नॉन लिविंग थिंग्स में चलाया जा रहा है, और जब ये रिएक्शन चलेगा तो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर नहीं चल रहा है, सेल से बाहर चल रहा है, इसलिए इसको लिविंग रिएक्शन भी नहीं बोलेंगे। नॉन लिविंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया है जिसका नाम है कैटलेज एंजाइम। अगर ये नॉन लिविंग था तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का आना नहीं था, इसलिए बेटा इसको लिविंग और नॉन लिविंग भी नहीं कहते, ना ही लिविंग रिएक्शन है ना ही नॉन लिविंग रिएक्शन है। बात समझ में है, लेकिन ये श्योरली बेटा क्या है, लिविंग रिएक्शन है जो बॉडी में चलता है। लाइन समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, गुड। चलिए अब बेटा हम आते हैं एनसीईआरटी की लाइन में, थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी की लाइन बच्ची हमारी, ठीक, ये लाइन मैंने समझा दिया, ठीक। अब कह रहा है कि बच्चों आपको जानना होगा कि एक आता है टर्म, अच्छा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी बॉडी सेल से बनी है ना, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल से बना होगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक। अब आता है मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कह रहा है एक टर्म है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेटा कि आप अपने इन्वायरमेंट से कैसे रिलेशन बनाते हैं। धूप ज्यादा पड़ रही है तो आप अपने हाथ को या आप अपने आप को घर में लेके चले गए हैं, है ना। ठंडक ज्यादा पड़ रहा है तो आप कपड़े पहन रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है तो आप सुन रहे हैं, खाना मिल रहा है तो आप खा रहे हैं, आपको टेस्ट का पता चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कॉन्शियसनेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से रिश्ता बनाता है, सराउंडिंग को समझता है। भाई आपके कान में सुनाई ना दे तो आप बता पाएंगे क्या कौन सा गाना चल रहा है। आपको जुकाम हो जाता है बेटा तो ना आपको नाक साथ देता है ना जीभ साथ देता है, तो कहा गया उसका कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस बोला एनेस्थीसिया की सुई लगा दिया जाए तो आपको पता चलेगा कॉन्शियसनेस, बहुत कम पता चलेगा बेटा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलाई का मतलब बेटा जो कुछ भी इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो कुछ भी, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई, जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। डन। अब कह रहा है बेटा स्टिमुलाई का मतलब कह रहा है कि वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। इसका मतलब जो स्टिमुली होती है वो केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। ये स्टिमुलाई 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हम जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन आपके बॉडी में 5 होते हैं, स्किन, ईयर, आई, नोज, टंग, है ना, टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन हैं जो आपको बताते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। बात सही में आया। गाना सुनना हो तो नाक से सुनेंगे, कान से सुनेंगे, किसी को देखना होगा तो चाट के देखेंगे, नहीं आंख से देखेंगे। तो सेंस ऑर्गन आपको ये बताता है कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चल रहा है आप फील कर लीजिए, मजे ले लीजिए, देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन। और कितने होते हैं? 5। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, कुछ लाइन है बेटा, लिखा है कि जो प्लांट होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट की मैं बात कर रहा हूं भाई, प्लांट का मतलब क्या है बेटा, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट। इसका मतलब जो प्लांट होते हैं ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं। पानी कम है तो बेटा सूखने लगेगा, लाइट नहीं है तभी सूखने लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाए, हर एक प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर पे काम करते हैं भाई, हर एक प्लांट अलग अलग लाइट पे काम करते हैं, ठीक। ऑर्गेनिज्म
आप उसको टच किए, पाइसम सटाइवम को अगर आप टच करेंगे, मिमोसा पुडिका को, सॉरी मिमोसा पुडिका नाम है बेटा, छुई में प्लांट, उसको टच करेंगे तो जैसे सिकुड़ जाता है, मुस्कुरा शर्मा जाता है, सिंपल सी बात है। पॉल्यूटेंट, बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं जिसके आने की वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं होता, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा है, अगर जो भी लाइन मैंने हाईलाइट किया याद रखना। कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो प्रोकैरियोटिक से हो यूकैरियोटिक हो बेटा, सबके सब इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, खाना आएगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा, कि खाना पड़ेगा ना भाई उसको, तो मर जाएगा, तो रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। चलिए अब कह रहा फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि जो फोटो पीरियड होता है, लाइट कितने देर तक है, या डे बड़ा है कि डे बड़ा है कि नाइट बड़ा है, ये सब अफेक्ट करता है जो सीजन में ब्रीड करते हैं। ब्रीड मतलब बच्चों को पैदा करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं, इसी को सब प्लांट की बात करूं तो एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं तो उनमें क्या होता है, दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। तो शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावरिंग करते हैं जब दिन छोटा हो और रात लंबी हो। एग्जांपल है बेटा राइस। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, जब दिन छोटा हो रात लंबी हो तब वो फ्लावर देते हैं, नहीं तो फ्लावर नहीं देंगे। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, जब दिन बड़ा हो और रात छोटी हो तब वो फ्लावर स्टार्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, एग्जांपल है व्हीट। तो इसी को फोटो पीरियड कहते हैं। तो प्लांट का भी फोटो पीरियड अलग होता है और प्लांट एनिमल का भी बेटा अलग होता है। ठीक, अब कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस धरती पे बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म वो अवेयर होते हैं सराउंडिंग से, मतलब गाय है भैंस कुछ भी आप देखिए वो सब लोग अवेयर होते हैं, है ना। सांप हो या कीड़ा हो, कोई भी अगर आप आवाज करेंगे तो उनको पता चलता है, पता चलता है बेटा उन्हें। मक्खी भी होती है, अगर आप ऐसे करेंगे तो भागता है। तो सबको, कोई भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे, सबको इन्वायरमेंट में क्या चल रहा पता है, उसके हिसाब से वो जीने के लिए सीख जाता है। कब बरसात आएगा, कब ये सब आएगा, वो सब जानता है, आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं है। ह्यूमन के पास बहुत अच्छा ब्रेन है बेटा, सबको पता है, लेकिन एक इंसेक्ट के पास उतना ब्रेन है, लेकिन वो इन्वायरमेंट से क्या सचेत है, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको फील कर सकता है। ठीक, लेकिन कह रहा कि ह्यूमन बीइंग की अगर आप बात करेंगे तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है हिमसेल्फ से, अपने आप से अवेयर है। मतलब भाई आप सोच सकते हैं ना कि आपने किसी को डांटा है तो आप जाके सॉरी बोलते हैं ना, आपने गलती किया है तो आप सॉरी बोलते हैं ना। आपको सांप काट के चला जाए, उसका पूरा खानदान आपको सॉरी बोलने आएगा कि नहीं? आपको सांप काट लिया, रात में सारे खानदान आए, कोबरा आया, पाइथन आया, है ना, वाइपर और कॉमन क्रेट आया, सब लोग फंड बना के भैया हमको माफ कर दिया। आदमी उनको देख के कोमम चला जाएगा, तो माफ नहीं करेगा। देख के रात में 2 बजे सारे लोग आए, कोपचे से आए, आदमी खत्म हो जाएगा भाई। तो इनके अंदर अगर ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ हो जाए बेटा, तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। आपने डॉग को देखा होगा, इस समय के जो डॉग है, टॉम टॉम टॉमी टॉमी जो नाम हम लोग देते हैं उनको बुला रहे तो आते जाते हैं ना, तो वो अवेयर हो रहे हैं हिमसेल्फ से। धीरे धीरे उनमें क्या होगा बेटा, बदलाव आएगा, एक दिन वो भी क्या हो जाएंगे, उनके भी अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ह्यूमन के पास बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि ह्यूमन जानता है कि मैंने ये काम गलत किया है, वो अपने बारे में सोच सकता है, इसके अलावा कोई अपने बारे में सोच नहीं सकता। आपने कभी देखा है भैंस को लिपस्टिक लगा के और साड़ी पहन के घूमते हुए? नहीं देखा है बेटा, उनके पास इतना उतना दिमाग ही नहीं है, बस भों भा करना जानती है, खाएगी गोबर करेगी, बस दूध ले लो, बस उसका जीवन से निकल जाता है। बात समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब बच्चा कॉन्शियसनेस हमने समझा। अब सवाल पूछेगा कि जो पेशेंट कोमा में होते हैं हॉस्पिटल में, जिनका हार्ट और लंग्स रिप्लेस किया जाता है, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। हाँ भाई, उनका याददाश्त नहीं होता है, वो आपको पहचान नहीं पाते हैं, तो क्या उसको अब लिविंग बोलेंगे? यस, उसको हम लिविंग बोलेंगे बेटा, क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और जब मेटाबॉलिज्म चलेगा तो वो कोमा पेशेंट लिविंग में है। ठीक, अब कह रहा है कि जितने भी लिविंग फिनोमिनन होते हैं बेटा, वो अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। मतलब कि कह रहा है कि जितने भी हमारे बॉडी में फिनोमिनन चल रहा है, जैसे खाने को पचाने के लिए स्टमच काम में आता है, उसके बाद उसके एंजाइम काम करते हैं, सबके बीच में इंटरेक्शन होता है, तब आपका खाना पचता है। आपके ब्लड फ्लो होता है तो उसमें कौन, किडनी भी इन्वॉल्व है, हार्ट भी इन्वॉल्व है, तब आपका ब्लड फ्लो होता है, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसी को इंटरेक्शन कहते हैं। आपका घर चल रहा है, उसमें पापा का भी योगदान है, मम्मी का भी योगदान है, भाई का भी योगदान है,
उसी को इंटरेक्शन कहते हैं। एक घर को बनाने के लिए मिस्त्री का योगदान है, लेबर का योगदान है, मशीन का योगदान है, उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। और देखिए मैंने एक लाइन लिखा है बेटा, सुनिएगा, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं। बात समझ में आया? बढ़िया। तो वही लिखा है बेटा कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है। मतलब अगर सेल चाहे कि मुझे भी टिश्यू बोले, भाई सेल हो तुम, मैं टिश्यू हूं, टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग है, सेल की प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन बेटा लिखा क्या है कि जो 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 टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं है, लेकिन सेल की वजह से टिश्यू बना है। तो ये लाइन सुनिएगा, लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब कह रहा सेल से टिश्यू बनता है, लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग है, सेल की प्रॉपर्टी अलग है। आइए इसको बताते हैं। देखिए लिखा इसमें गया है कि जो मसल्स के हार्ट होते हैं वो अकेले ब्लड को पंप नहीं कर सकते, अकेले नहीं पंप कर सकते। जब मिलियन ऑफ मसल्स बेटा क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ब्लड पंप होता है। इंटरेक्शन की वजह से काम हो रहा है बेटा। फिर लिखा है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेल होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में नहीं होती है, लेकिन मॉलिक्यूल को बनाने वाले कौन है, लेकिन ऑर्गेनेल को बनाने वाले कौन है, मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल ने इंटरेक्शन किया होगा तब एक ऑर्गेनेल बना होगा। ये लाइन ये कह रही है। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में मॉलिक्यूल जो होते हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए है, ये अकेले एटीपी नहीं बना सकते, ये अकेले एटीपी नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये इंटरेक्ट हो गए, एक साथ मिल गए, योगदान कर दिए गए, तो बेटा एनर्जी बना सकते। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये सब जहां जहां हाईलाइट किया सब इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अगर लिविंग है तो अपनी तरह बच्चा पैदा करेगा। अब इंसान है तो इंसान जैसा पैदा करेगा, बकरी है तो बकरी जैसा पैदा करेगा। इवॉल्विंग का मतलब होता है बेटा कि वो उनके अंदर इवोल्यूशन होगा, उनके अंदर बदलाव होगा। और सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख सकते हो, उसी को लिविंग कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और उनका कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर होता है एक दूसरे से, बट टू वेरिंग डिग्रीज। एक लाइन और बताता हूं बेटा, लिखा है कि इंटरेक्शन की वजह से बेटा जो प्रॉपर्टी होती है, इमरजेंट प्रॉपर्टी आती है। इमरजेंट का मतलब न्यू प्रॉपर्टी आती है। जैसे हमने कहा मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बनेगा तो ऑर्गेनेल एक न्यू प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनेल से सेल बनेगा, सेल एक न्यू प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया? अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इस लाइन को मैं आपको समझाता हूं, all living organisms present past future are linked one other by the sharing common genetic material but to varying degrees। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा मैं आपके सामने। हमने कहा अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैं लिखा है ना कि वेरिंग डिग्रीज शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर, हमने कहा कि मनुष्य का और चिंपैंजी का जो डीएनए होता है 98 से 99% सेम होता है। लेकिन अगर बात करें ह्यूमन और काऊ की बात करेंगे तो हमारा डीएनए इनसे 60 से 70% मिलता है। अगर मैंगो प्लांट की बात करेंगे तो हमारा डीएनए इनसे 20 से 30% समान होता है। और अगर ह्यूमन और बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हमारा डीएनए से 10% सिमिलर होता है। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉमन होता है। अब कॉमन कितना होगा, जैसे मैंने कहा बताया ना, इसका देखिए 98 है, इसका देखिए 70% है, इसका देखिए। अब इससे एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमने कहा कि जितने भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मेरे अंदर भी होगा, गाय के अंदर भी होगा, प्लांट के अंदर, तो सेम नहीं हुआ बेटा, सेम हुआ। सबके अंदर एटीजीसी होता है, एटीजीसी, इसको छोड़िए आगे पढ़ाएंगे। डीएनए आरएनए बेटा, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए आरएनए होगा, प्लांट के भी अंदर हो तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ, हो गया बेटा। और इनके बॉडी का जो प्लेन होता है बेटा वो सेम होता है, जैसे बोन इन ह्यूमन आर्म, बैट इन विंग, वेल फिन, ये सब चीजें कॉमन होती है। तो वो लाइन क्या कहती है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिक मतलब वो शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल। सही है बेटा, बट टू वेरिंग डिग्री, मतलब कि उनमें थोड़ा सा वो वेरी करता रहता है, वो सेम नहीं होता है। बात समझ में आई? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और उन बच्चों को जरूर भेजिएगा जिनको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत टिपिकल है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आई है, तो उसको पढ़ने के बाद बच्चा उसको मजा आ जाएगा। ठीक है ना?